IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बार जब गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म आई तो मुझे नाम सुना सुना सा लगा। फिल्म देखने के बाद भी मन भटकता रहा कि कब और कहां ये नाम सुना है। और फिर अचानक एक दिन याद आया कि ये तो वही कस्बा है जो मेरी सबसे स्याह यात्रा में मुझे दिखाई दिया था। बात उस समय की है जब धनबाद और उसके पड़ोसी शहर वासेपुर और झरिया अभी बिहार का ही हिस्सा थे। झारखंड राज्य बना नहीं था। सर्दियों की शाम हम कोलकाता से धनबाद आ रहे थे। पठारी इलाका होने के कारण सड़क का एक हिस्सा थोड़ी ऊंचाई पर था और वहां से पेड़ों के बीच से सूरज ढलता हुआ दिखाई दिया। लगा धनबाद वाकई सुंदर जगह होगी, लेकिन जो बात कभी भूगोल की किताबों में पढ़ी थी वो शायद मैं भूल गया था। धनबाद देश की कोयला राजधानी है। उसके आसपास कोयले की खदानें बिखरी पड़ी हैं। रात में शहर बिल्कुल शांत था, जैसे कर्फ्यू लगा हो। और अगली सुबह शहर का जो नजारा देखा तो दिल बैठ गया। एक बहुत ही सामान्य सा शहर। ऐसा लगा शहर में एक अजीब सा खौफ या खामोशी छाई हुई। उस दिन एक पत्रकार मेरे पास आया जो वासेपुर में ही रहता था। वो मुझे अपने घर ले गया। रास्ते में मैंने उससे कहा, यह जगह तो बहुत शांत लग रही है। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, ऊपर से शांत है, कोयले का व्यापार करिए तो पता चल जाएगा। फिर उसने जो कहानी सुनाई तो मैं दंग ही रह गया। इलाके पर कोयला माफिया का राज था और जनता हो या सरकार कोई कुछ नहीं कर पाता था। और जो कोई इस माफिया से उलझता तो उसकी वैसे ही हत्या होती जैसी कि फिल्मों में दिखाई गई है। अगले दिन मेरा पत्रकार साथी मुझे फिर धनबाद के बाहर लेकर चल दिया। एक बार फिर वही सुंदर नजारे दिखने लगे। मुझे लगा धनबाद के बारे में मैं जो सोच रहा हूं हो सकता है वो मेरे मन का भ्रम हो। कुछ देर ये भ्रम बना भी रहा और फिर हम झरिया पहुंच गए। यहां का जो हाल था वो आपको सच बताऊं, कोई फिल्म, तस्वीर या कहानी आपको उस मंजर के लिए तैयार नहीं करती। जहां तक नजरें दौड़ाओ काली जमीन। ऐसा लगता है जैसे जमीन को बेरहमी से उधेड़ दिया गया है और अब यहां कुछ नहीं उग पाएगा। बड़े बड़े ट्रक में कोयला लादा जा रहा होता है। पूरे रास्ते आपको दो तरह के लोग दिखाई देते हैं, या तो दीनहीन कोयले की धूल में सने मजदूर, या खतरनाक से दिखने वाले वो लोग जो इन पर निगरानी रखते हैं। ऐसी बंजर जमीन जैसे किसी दूसरे ग्रह पर खड़े हो। झरिया में हवा बहुत भारी थी। कुछ तो कोयले की धूल और जमीन से निकलने वाली गैसें हवा को प्रदूषित कर रही थीं, और कुछ हर समय सर पर मंडराता हिंसा का खतरा। सर, ये शहर अंदर ही अंदर उबल रहा है, मुझे एक स्थानीय पत्रकार ने बताया। मुझे ये पहेली समझ में नहीं आई। फिर जो उसने बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरे झरिया शहर के नीचे जो कोयला मौजूद है उसमें पिछले 100 साल से आग लगी हुई है। पहले तो ये एक ही खदान में लगी थी, लेकिन अब ये बढ़कर 70 खदानों में फैल चुकी है। जी हां, समझ लीजिए पूरा शहर एक किस्म के चूल्हे पर चढ़ा हुआ है और नीचे तवे जैसी जमीन रोज रोज जलकर कम होती जा रही है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि एक दिन पूरा शहर इसी आग में स्वाहा हो जाएगा। शहर की कहानी सुनकर मेरा मन बहुत उदास हो गया।
मेरा पत्रकार साथी समझ गया और मुझे झरिया से थोड़ी दूर भटिंडा झरने पर ले गया। एक बार फिर मैं प्रकृति की अनछुई सुंदरता के सामने खड़ा था। चट्टानों के ऊपर से बहते पानी की आवाज और आसपास की हरियाली ने मन को सुकून दिया। पानी में अपनी परछाई देखते हुए मैं धनबाद नाम की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। क्या पेड़ों के बीच से ढलते सूरज और ये मनोरम झरना यहाँ की सच्चाई था, या खदान में दिखा वो तबाही का मंजर ऊपर से दिखती शांति सही थी, या सतह के नीचे पलती हिंसा? क्या ये लोग खुदगर्ज थे जो अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, या लाखों करोड़ों लोगों को बिजली पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे? भटिंडा के झरने से बने तालाब के पानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तटस्थ भाव से निर्विकार बहता रहा। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On The Longest Constitution, Priya narrates the long and ongoing battle of striking down Section 9 of the Hindu Marriage Act of 1955. That allows one party to appeal to the courts to restore his or her conjugal acts, and has unsurprisingly been used more by men than women. On Press Decode, Bhagda, Ragini, Sarah and Adya talk about the inspiration behind the movie Hotel Rwanda. Venkatesh Saha, head of APAC and Middle East expansion at WISE, joins Anupam on Pesavesa to talk about foreign exchange services. And on the Life Manifesto, Zarina explains the difference between personality and personal brand. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Inter vPro. Thank you so much for making this possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे, या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।